हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम अब सर पे आ गया है। कल एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ थी, मुझे लगा कि जल्दी से मुझे आप लोग के साथ में इस चीज़ को शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम आपके सर पर आ रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि मैम अब बहुत डर लग रहा है, करंट अफेयर बिल्कुल आउट ऑफ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम सब्जेक्ट्स को इससे कोरिलेट करें या कैसे हम इस चीज़ को समझें। तो चलिए आज एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर साथ में आए हैं। अभी पता है कि जैसे बहुत दिनों से मैं डेली जो है हम न्यूज़पेपर की कटिंग को एनालिसिस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि मैम न्यूज़पेपर एनालिसिस करवा दीजिए और उसके साथ में कैसे न्यूज़पेपर को हम आपकी टॉपिक से हम कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट से कोरिलेट हम कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर आ सकते हैं। तो चलिए आज से आपकी डिमांड के ऊपर, आपके कॉल के ऊपर इस सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की आपने देखा होगा कल की न्यूज़ में रिसेंटली में था कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल की रिपोर्ट ग्रीन हाउस का उत्सर्जन घटने की बजाय 14% जो है आपके बढ़ गई है। तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन हम कह सकते हैं कि ये क्या है। अब देखिए कैसे हम इसको सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें बताऊंगी कि मैं ये जो आपकी न्यूज़ है, अगर हम प्रीलिम्स की बात कर सकते हैं तो ये 101% इस टाइप की न्यूज़ आने वाली है। इवन दो ये न्यूज़ आपकी ऐसी है कि आपके मेंस के अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि लाइक रिसेंट में अभी क्योंकि नवंबर के अंदर जो है आपकी COP26 की जो न्यूज़ हुई थी उसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स लिए गए थे, कुछ 2 वर्ड्स उसमें लिए गए थे, इफ यू हैव रिमेंबर्ड, अपन उसके बाद में बात करती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली एक बार इसको पढ़ते हैं कि कल की न्यूज़ क्या थी, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे कि पिछले 3-4 महीने की पहली जो न्यूज़ थी ये कैसे उससे कनेक्ट हो रही है, कैसे इससे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं और कैसे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में इससे आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो आर यू रेडी विद मी? तो प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लिखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है और आई एम श्योर अबाउट दिस कि 2-3 सेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज को। आप सबने कल पढ़ा होगा, अभी हमें पता है कि जैसे पेरिस समिट जो है, अब देखिए किसी भी न्यूज का थोड़ा सा नहीं, पूरा वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि 1995 के अंदर जब आपकी पेरिस समिट हुई थी तो उसके अंदर यही था कि अभी जैसे हमें पता है कि हम सबका है कि हमारा जो 2C जिसे हम कह सकते हैं, अब ये भी देखिए आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये 2C क्या है। अब डायरेक्टली 2C आ गया, अब अपना दिमाग दौड़ाने लग जाएंगे किससे रिलेटेड है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटीग्रेड नहीं लिखा है, कोई सेल्सियस नहीं लिखा है, कोई टेम्परेचर का यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर आप करंट अफेयर से अपडेट नहीं हैं, अगर आप रेगुलर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर की टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझ पाएंगे। इसी के साथ में एक 2 टर्म्स और इसके साथ में आई है, एक 2C आई है, एक है आपकी फेस आउट। इसको मैं रुकिए, मैं इसको यहीं पे लिख के बताती हूँ आपको, इसको साथ में कनेक्ट हो रही है ये देखिए, एक है आपके फेस आउट और एक है इसमें एक का वर्ड फेस डाउन, राइट? तो इसके साथ में भी कनेक्ट करती हूं मैं। अब देखिए एग्जैक्टली हम पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कैसे इस वर्ड्स को उनको कनेक्ट करना है मैं बताती हूँ। जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र की वर्किंग ग्रुप की चौंकाने वाली रिपोर्ट आ गई है। तो अब पहले है कि जलवायु परिवर्तन की जो रिपोर्ट जो है, ये क्लाइमेट एक्शन की जो रिपोर्ट है, ये क्या रेगुलर आती है? नहीं, ये जो है आपके 7 साल में आती है और इस बार था कि आपकी 22 में आने वाली है। तो ये आपके 1 मार्च को जो है 28 फरवरी को ये न्यूज जो है आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो कब आई थी ये न्यूज? तो आपकी ये 28 फरवरी को जो है ये आपकी रिपोर्ट आई थी, राइट? इसके अंदर क्या बताया है कि जैसे हमें पता है कि आपके क्लाइमेट रिपोर्ट जो है, ये जो क्लाइमेट चेंज जो हमारा एक्शन चल रहा है उसमें ये है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसको हमें कम से कम करना है ताकि हमारा जो टेम्परेचर, जो हमारी एक ग्लोबल अर्थ का जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर पहुंच गया तो एक बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और उसे हमें कंट्रोल करना है, 1.5 तक हम उसको कंट्रोल करके रखना है। तो जब हम इतने सालों से मीटिंग कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इसके अंदर जुझा हुआ है कि हम कैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी पे हम कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी को हम ज़्यादा करें। तो इतना करने के बाद में एक पूरी दुनिया इसके साथ में लगी हुई है, सब अपने अपने कुछ जो है स्टेप्स इसके अंदर उठा रहे हैं, जिसको हम एक नेशनल डिटरमाइंड हम बोलते हैं। तो उसकी कंट्रीब्यूशन NDC जो इसके अंदर बाद में एक वर्ड होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन,
कि हर देश का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन को उसके अंदर बताते हैं कि हाँ भाई हम 2025 तक हम इतना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम 2030 तक जो है हम नेट जीरो हम ये कर सकते हैं। तो इतना कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी कोई इंपैक्ट नहीं आया है। इनफैक्ट जहां हमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा था वो 14% बढ़ गया है। तो मतलब एक पूरी विश्व के लिए बहुत ही एक अलार्मिंग एक सिचुएशन है, और ये 101% आपके क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए। बाद में हम इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी बनाएंगे, हम मेंस के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब तो कितना बढ़ रहा है? 14% बढ़ गया है। रिपोर्ट कब आई है? 28 फरवरी को आई। आप ऐसे इसको क्वेश्चंस बनाते जाइए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाने वाले देश भी खुद को तबाह करने पे तुले हुए हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत पे क्वेश्चन निकालते हैं, मतलब एक एक लाइन के अंदर आप क्वेश्चन सोचिए कि क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार, कि मीन्स आपकी ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा जो है कौन इसके अंदर कर रहा है, मीन्स कार्बन का उत्सर्जन जो है सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कौन कर रहा है। तो कौन करेगा? तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑब्वियसली बात है वो ही करेंगी, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पे जितना ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या कैसे भी करके, तो उनकी वजह से ज्यादा हो रहा है। तो अब उन लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो जब इतना कर रहे हैं, जब उनकी मतलब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। और कम से कम आधी मानवता खतरे की जद में है, मतलब कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट बढ़ेगा तो वो सब पर ही आएगा। ऐसे नहीं है कि वो किसी एक पर आएगा, वो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे हम ह्यूमन बींग की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, मीन्स जहां पे भी जो आपकी लिविंग बींग है, सबके लिए ग्रीन हाउसेस का बढ़ना जो है, गैस का बढ़ना एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। रिपोर्ट 67 देशों के 270 वैज्ञानिकों ने तैयार की है। मिस ये जो रिपोर्ट जो आई है वो 67 कंट्रीज के जितने भी जो साइंटिस्ट थे, 270 अराउंड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, और 195 देशों की सरकारों ने इसे मंजूरी भी दी है। और ये रिपोर्ट कब आई है? सोमवार को। सोमवार मीन्स मैंने कहा 28 फरवरी को ये रिपोर्ट आई थी। 28 फरवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई थी। कितने साइंटिस्टों ने की है? 270 साइंटिस्टों ने की है। कितने देशों ने? 67 देशों ने की है, और इसको एक मंजूरी भी मिल गई है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। क्या रिपोर्ट बनाई है? क्लाइमेट एक्शन पे रिपोर्ट बनाई है। और किसके लिए, क्या उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन जो है वो बढ़ने घटने के बजाय बढ़ गया है। राइट? तो देखिए साथ साथ इसके ऊपर नोट्स अपन बनाते रहते हैं। हम इसके अंदर नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं, ये हमने लिख दिया क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। राइट? बिल्कुल शॉर्ट में अपन न्यूज को भी पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे। कब आई है? तो आपके 28 फरवरी 2022 मंडे को ये रिपोर्ट आई है। किसने दी है? 67 साइंटिस्ट ने दी हैं। सॉरी 270 साइंटिस्ट ने दी हैं, और ये 270 साइंटिस्ट जो हैं वो कहां के थे? तो 67 कंट्रीज से ये थे। राइट? 67 कंट्रीज से थे। क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला? और इनका कंक्लूजन क्या आया? इनका कंक्लूजन आया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? तो 14% से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपकी राइज हो रही है। तो ये क्या है? एक चैलेंजिंग आपका वो कह सकते हैं अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी। राइट? अब ये जो ग्रीन हाउस आपकी 14% बढ़ेगी, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट क्या आएगा बताइए? इसका इंपैक्ट आएगा पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, मीन्स पूरी मानवता के ऊपर। मानवता में कौन आए? आपके ह्यूमन बीइंग हो गए, हम इंसान आ गए। उसके अलावा और कौन आएगा? इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपन। ह्यूमन बीइंग आ गए, और क्या रहेंगे? आपके प्लांट्स आएंगे और आपके एनिमल्स। तो सब पे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको हम यहां पे लिख देते हैं इंपैक्ट। राइट? अब इसके लिए क्या होगा? स्टेप्स टेकन बाय एनडीसी।
अब ये NDC क्या है? तो ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की मीन्स हर देश जो है अपना कुछ ना कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। अब वो इस पे आएंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। यहाँ तक क्लियर? देखिए साथ साथ हम इसके नोट्स भी बना रहे हैं। आपको रहता है मैम पेपर को हम एनालिसिस कैसे करें, उससे हम नोट्स कैसे बनाएं, राइट? तो चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं अपन इसको। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में, इससे अब तक की सबसे भयावह तस्वीर पेश करने वाली रिपोर्ट बताया गया है और इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि जलवायु परिवर्तन से किस किस को खतरा होगा? इंसान, जानवर, प्लांट्स, मींस जो भी हमारा जो एक एनवायरमेंट है वो पूरा हमारा इससे डैमेज हो जाएगा। और ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सभी देशों, विशेषकर प्रदूषण के प्रमुख पावर हाउस बनाने जाने वाले ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। कि मीन्स आपका जो जिससे हम सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि आपका प्रदूषण जिससे भी होता है उसको हमें स्टेप उठाना चाहिए। अब मुझे बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख कर कि सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो किससे होता है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको इसके साथ में कोलेट के बता रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कैसी है। और करंट अफेयर आपका एक ऐसा टॉपिक नहीं है या क्योंकि ये आपके कोई किसी सब्जेक्ट में करिकुलम का पार्ट नहीं है कि आपको जो एक मेंटलिटी जो आप लोगों की आ रही है कि मैम एग्जाम में आ रहा है 6 महीने पहले का पढ़ लें क्या, 8 महीने पहले का पढ़ लें क्या, 1 साल पहले का पढ़ लें क्या, 1.5 साल पहले का पढ़ लें क्या? भैया इस डाउटलेस है ये आपका, बिल्कुल एक जिसका कोई वर्ड ही मैं नहीं बता सकती हूँ। करंट अफेयर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसका एक रीजन बता रही हूँ मैं कि मैं ये क्यों बता रही हूँ मैं इस चीज को मैं, राइट? अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे प्रदूषण। अभी आपको अगर थोड़े दिनों की पहले की बात हो, अभी 4-5 महीने पहले के अंदर आपको ध्यान है कि कोल के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, कोल के ऊपर। और ये बोला गया था एक कि जब आपकी नवंबर के अंदर जब आपकी मीटिंग हुई थी तो वहां पे जो है आपके COP26 उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क था भारत के ऊपर। सबकी आंखें नजरें जो थी भारत के ऊपर थी जब एक वर्ड हुआ था फेस आउट। मीन्स की कोल को हमें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की तो प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण जो होता है वो कोल प्रोडक्शन होता है। मीन्स जितने भी कोयले से जितनी भी जनती है, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा यूज होता है आपके पावर जनरेशन के अंदर, मीन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर, दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह में। और भारत एक ऐसा देश है जिसके हम कह सकते हैं कि 75% जो है, मोर देन 75% हम लोग कोयले को यूज करते हैं। और आप सोचिए जब 75% हम लोग कोयले को यूज कर सकते हैं, कर सकते नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर हमारी कितनी पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनका एम्प्लॉयमेंट, जिनकी रोजगार, जिनकी रोटी रोजी जो है आपका वो कोयले की खदान या माइंस होंगी। तो जब हम इतने लोगों के ऊपर हम कोयले को हटा देते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों का हम रोजगार छीनेंगे, कितने घरों में जो चूल्हा चल रहा है उस वहां पे काम करने से वो हट जाएगा। तो हम क्या, जितने भी जो डेवलपिंग देश हैं, जितने भी जो विकसित विकासशील देश हैं, जहां पे एक इंडस्ट्रियल एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या पावर जनरेशन के अंदर आपका कोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो कोल हम नहीं हटा सकते हैं। जबकि हमें पता है कि कोयला जो है आपका एक ऐसा फॉसिल फ्यूल्स है, एक ऐसा जीवाश्म है जिससे सबसे ज्यादा जो है आपके ग्रीन हाउस इमिशन होता है। ये न्यूज कब की बता रही हूं मैं? ये न्यूज है आपकी नवंबर की, अक्टूबर की। देखिए कल की न्यूज से मैं कहां कनेक्ट कर रही हूं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डेली अपडेट होंगे। डेली अपडेट नहीं होंगे तो आप एक दिन में न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं। और इसीलिए जो आपको कंफ्यूजन होती है ना कि न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि न्यूज़पेपर पिछली न्यूज से कनेक्ट होता है, राइट? चलिए अब आगे समझते हैं इसी को क्या है ये 7 साल में। अब ये देखिए यहां पे हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। हम हर न्यूज के साथ में हम उसका स्टैटिक पोर्शन भी निकालेंगे, हम उसका एनालिटिक या डायनामिक पोर्शन भी निकालेंगे। अब ये सिंपल से जो छोटे मोटे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूएनएफसीसी की रिपोर्ट जो है कितने साल में आती है, तो ये 7 साल में आती है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया इसका, राइट? तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। कब आई है लास्ट? तो अभी कब आई है आपके फरवरी में आई है। उससे पहले कब आई थी? तो 2015 में आई थी। हो गई ये स्टैटिक पोर्शन का रिपोर्ट। मींस हम दोनों नोट्स हम बना रहे हैं, हम एनालिटिक भी नोट्स बना रहे हैं, हम साथ में उसके स्टैटिक नोट्स भी हम लोग साथ साथ बना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समीक्षा करते हुए हम संयुक्त राष्ट्र का वर्किंग ग्रुप हर साल 7 साल बाद अपनी आकलन रिपोर्ट पेश करता है। और ये लास्ट कब की थी? फरवरी 2015 के 41 सत्र में, 51 जो है आपके 81 वाले सत्र के अंदर ये तय किया गया था कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के प्रभावों को
नई आकलन रिपोर्ट 2022 में पेश की जाएगी दुनिया को 2030 तक। अब ये देखिए, ये भी वापस आपका स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है कि आपका टारगेट क्या रखा गया है। तो टारगेट क्या रखा गया है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस का जितना भी उत्सर्जन होता है, मीन्स जितना भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है, उसको हमें रोकना है। किस लेवल तक रोकना है? 45% हमें उसकी कटौती करनी है और जीरो इमिशन 2050 तक हासिल करने का लक्ष्य है। अब ये क्या हो गया आपका? ये सारे आपके स्टैटिक पोर्शन हो गया है। ये जो आपके स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है। अब स्टैटिक में क्या क्या पूछा जा सकता है? देखिए, नंबर 1 क्या पूछा जा सकता है कि आपकी क्लाइमेट एक्शन की रिपोर्ट जो है कितने सालों में आती है? तो 7 साल में आती है। इससे पहले कब आई थी? तो 15 फरवरी जो है को आई थी। 15 फरवरी को क्या हो रहा था? तो आपका 81वां जो सत्र था इसका रिपोर्ट का, मीन्स जो एक मीटिंग थी ग्लासगो के अंदर, उसके बाद जो है अब ये कब आई आपके? अभी 28 फरवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई है। उसके बाद इसके अंदर जो है क्या हमें गोल्स हमारा क्या रखा गया है? तो गोल हमारा क्या है कि 2030 तक हमें जितना भी जो कार्बन इमिशन होता है, मीन्स आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो है, उसको हमें रोकना है। कितना रोकना है? 100% हमने नहीं बोला है, हमने कहा है उसके अंदर कटौती करनी है। कितनी कटौती करनी है? तो 45% तक हमें कटौती करनी है। उसके बाद जीरो इमिशन मीन्स कि हम कार्बन का इमिशन बिल्कुल बंद कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे? धीरे धीरे स्टेप्स में जाएंगे ना। तो 2030 तक तो हम क्या करेंगे? 45% कटौती कर देंगे। उसके बाद 2050 तक नेट जीरो। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन का इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां से आपके डायरेक्टली आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट, इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या होंगे, मीन्स इसका कंक्लूजन क्या हो गया। हम इसके आंसर भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं, मीन्स आपका मेंस के लिए भी। आधी मानवता खतरे की जद में आ चुकी है और पारिस्थितिकी के कई मानक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ये एक वर्ड आ गया पीएनआर या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब यहां कंफ्यूज मत ये होगा कि मैम पीएनआर नंबर तो आपके रेलवे से रिलेटेड होता है, रेलवे में आता है ना पीएनआर नंबर, पी हमारा नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब होता है कि ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हमें दुनिया ने बता दी है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, 2030 तक का 45% जो है अपने आप पे जितना भी जो आप ग्रीन हाउसेस को यूज कर रहे हैं या फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज कर रहे हैं या जितनी भी फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोल है, चाहे नेचुरल गैस है, चाहे आपका ऑयल है, उन सब की पे डिपेंडेंसी को हम नहीं रोक सकते हैं। मीन्स एटलीस्ट हम 45% तक उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी जो है एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी जिसको हम नहीं हम पार ही नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब होता है एक आपकी एक ऐसी सिचुएशन कि जिसको हम कुछ भी करके हम पार नहीं कर सकते हैं। मीन्स जैसे अभी आपके यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, मीन्स एक पावर आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया कि अब हो जाए, अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा। अगर हम आपके ऊपर इसको इम्प्लीट तो क्या होगा? अब हमने भैया जंग तो सोच लिया है कि अब एक रस्सी बांध दी हमने अपने कवर पे कि अब कुछ भी हो जाए यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर नहीं जब तक नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द नो रिटर्न, आपका पॉइंट ऑफ रिटर्न कि अब आप पीछे नहीं जा सकते हैं। तो इस टाइप से क्लाइमेट एक्शन की रिपोर्ट भी जो है अब आ गई है। अगर जितनी भी जो दुनिया के देश हैं, जो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, वो अगर अपने फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी को कम नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक नेचुरल कैलामिटी कुछ भी आ सकती है, बाढ़ है या अर्थक्वेक है या वॉल, कुछ भी जो है आपके हो सकती है जिसको हम नहीं रोक पाएंगे। और इसके लिए दो बातों पे जोर दिया गया है। पहला है कि कोयला, देखिए सबसे पहले कोयले का ही नाम आ रहा है क्योंकि कोयला जो है वो एक हम सबसे ज्यादा चीपेस्ट हम एक ऐसे उसके अंदर ले सकते हैं फॉसिल फ्यूल में जो सबसे ज्यादा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करता है। और उसके अन्य जितनी भी जो फॉसिल फ्यूल्स है या जैव ईंधन वाली परियोजनाओं की फंडिंग रोक चुके G20 देशों को अब घरेलू कोयला प्रोडक्ट्स पे रोकना होगा। मीन्स की हम बाहर से जो फंडिंग करवाते थे, कोयला मंगवाते थे पावर जनरेशन में या बहुत ज्यादा यूज होती है, वो अब कम करनी पड़ेगी और डोमेस्टिक बेस पे भी जितना होता था उसको हम अब कम करेंगे। कोयला आधारित तमाम परियोजनाओं की प्राइवेट सेक्टर से हो रही फंडिंग पर भी अब अंकुश लगाया जाएगा, इसमें प्रदूषण की रफ्तार कम होगी। अब देखिए दो वर्ड्स मैंने आपको कहे हैं, जब ये न्यूज पिछली बार भी आ रही थी अभी 91 नवंबर 21 के अंदर, तब दो वर्ड्स बोले गए थे। वो था आपका जो मैंने अभी आपको बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होता है एक वर्ड फेस आउट और फेस डाउन, यहां पे लिख लीजिए फेस आउट और एक वर्ड है आपका
फेस डाउन, राइट। अब ये अगर इस क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड आपकी कोई न्यूज आ गई, उसमें लिखा कि फेस आउट या फेस डाउन क्या है, तो देखिए फेस आउट का मतलब क्या हुआ कि हमें उसको पूरा बाहर निकालना है। बाहर निकालना मीन्स कि जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है, जितने भी जो क्लाइमेट एक्शन के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये 2C के आंकड़े को पार हमें नहीं करना है और 1.5 के आंकड़े तक ही हमें अपने आप को रखना है, एक सीमित रखना है, तो हमें कोयला जो कि सबसे ज्यादा आपका ग्रीन हाउस का इमिशन करता है उसको हमें रोकना होगा, मीन्स फेस आउट करना पड़ेगा उसको। तो जब ये बात चल रही थी तो भारत कि मैंने कहा जैसे भारत की सबकी नजरें भारत पे थी, तो भारत ने अपना ऐसा कोई हाथ नहीं उठाया था। उन्होंने कहा था हम इस चीज को हम अप्रूवल नहीं दे सकते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नया वर्ड किया था, उन्होंने कहा फेस आउट हम नहीं कर सकते हैं, बट यस हम फेस डाउन कर सकते हैं, मीन्स हम उसको मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। बट भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि उस चीज को कमिट कर दे कि हम कोयले को फेस आउट कर देंगे। तो ये फेस आउट और फेस डाउन इस टर्मिनोलॉजी में यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? तो क्लाइमेट चेंज के लिए यूज हुआ है। पर्टिकुलर किस वर्ड के लिए या किस प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है? तो कोयले के लिए इसको यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? ताकि हम फॉसिल फ्यूल जो कि एक कोयले की जब हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन का कारण है, उसको हमें इस दुनिया से हटाना है। और उसकी जगह हमें क्या यूज करना है? तो कोल का जितना भी जो आपके सब्स्टिट्यूट है, चाहे आपके सोलर विंड्स हैं, पैनल्स हैं, आपके जियोथर्मल जो आपके एनर्जी है, तो इन जो है आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको हमें इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट करना है। फाइन, तो ये दो वर्ड आपके हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए, फेस डाउन और फेस आउट। उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फेस डाउन किस शब्द के लिए यूज किया गया है और भारत ने उसके तर्क के अंदर फेस डाउन आउट की जगह फेस डाउन शब्द क्यों यूज किया गया है, राइट। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको मैं इस न्यूज को बताती हूँ कि ये न्यूज कैसे, देखिए ये न्यूज थी कल की और ये जो मैं वर्ड आपको बता रही हूँ इस सिर्फ इस कोयले को देख करके, ये न्यूज थी आपकी नवंबर 2021 की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए ये न्यूज आई थी आपके एग्जैक्टली नवंबर 21 के अंदर। इसीलिए बता रही हूं मैं आपकी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब देखिए इसके अंदर लिखा है आपका साफ, इंडिया नीड्स अबाउट द 10 ट्रिलियन टू मीट द नेट जीरो टारगेट सेज अ स्टडी। इसमें यह बोला गया है कि भारत बोल रहा है कि हम नेट जीरो, जैसे दुनिया कह रही है, जो जितनी भी जो डेवलप कंट्रीज हैं कि वो बता रही हैं कि 2050 तक जो है वो नेट जीरो कर देंगे, राइट। अभी आपका स्टैटिक बेस क्वेश्चन भी आपका हो गया है कि दुनिया कब तक करा रही है? 2050 तक। लेकिन भारत अभी उस स्थिति के लिए तैयार नहीं हुआ है कि 2050 तक जो है वो नेट जीरो को कर दे। तो भारत ने जो टारगेट बनाया है वो बनाया है 2070 तक। ये आपका स्टैटिक बेस पे भी क्वेश्चन आ गया है कि मतलब पूछ सकते हैं कि भारत का टारगेट क्या है और यूएन रिपोर्ट जो है, यूएनएफसीसी रिपोर्ट है, उनका टारगेट क्या है कि जितने भी जो देश हैं जिन्होंने इसमें साइन किए हैं उनका टारगेट क्या था। तो उनका अकॉर्डिंगली 2050, लेकिन भारत अभी उस स्थिति में नहीं है। भारत ने टारगेट बनाया है कि 2070 तक जो है उस चीज को कर देगा और उसके लिए भी उसने कुछ स्टेप्स बनाए हैं कि कौन कौन से स्टेप पे जो है वो चीज को करेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम किसी चीज को कम कर सकते हैं ना, राइट। तो भारत बता रहा है कि एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द 2070 मीन्स 2070 तक जो है हम एक गोल को लेके चल रहे हैं नेट जीरो का मेजरमेंट को। विल नीड टू क्रॉस द 10 ट्रिलियन, 700 लाख करोड़ रुपए की जो है इसके अंदर उसको जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ में देखिए Water Research, a think tank in New Delhi, most of this money around the 8.4 trillion जो है आपका would be needed to significantly scaled for the generation from the renewable energy को करने के लिए हमें भारत को इतने पैसों की आवश्यकता है, राइट। अब इसके अंदर वो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या था इसके अंदर। अब देखिए ग्रीन हाउस हाइड्रोजन जो है, अब देखिए एक और जो हमने सॉल्यूशन निकाला है। देखिए हम क्या करेंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम जो है नेट जीरो का भारत जो टारगेट रख रहा है 2070, तो 2070 तक भारत क्या क्या करेगा? तो जितने भी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके सोलर है, विंड है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी है, उन सबको यूज करेगा। पेट्रोल, साथ में कोल की जगह क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूरा कार्बन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी जो हम पेट्रोल है वो भी तो होगा ना, कोयले, ये तो है नहीं कि सिर्फ कोयला कोयला कोयला। तो जितने जहां पे भी हम नेचुरल गैस या पेट्रोल डीजल हम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल कर रहे हैं, उसका भी जो है हम कंजप्शन कम करेंगे। और उसका ऑल्टरनेट भारत ने क्या निकाला है? ग्रीन हाइड्रोजन।
तो इसको हम यूज करेंगे। अभी आपको ध्यान है, थोड़े दिनों पहले मैंने आपको न्यूज बताया था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग जो है प्रमोट हो रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जैसा आपको पता है कि जब आपका पेट्रोल या डीजल जब आपका कंबशन होता है तो उसमें मैक्सिमम जब का कार्बन निकलता है, लेकिन जब आपका हाइड्रोजन जब आपका कंबशन में जाता है तो उसकी जगह सिर्फ आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, तो वो एक वाटर है, तो उससे आपका एनवायरमेंट जो है आपका डैमेज नहीं होगा। तो उसके धीरे चल रहे हैं, बहुत सारे हम उसमें नहीं कह सकते हैं। Made from the renewable energy and can be used for the many things from कहाँ कभी तो heating to मीन्स किसी भी चीज को गर्म करने से लेकर जितने भी जो आपकी पावरिंग बैटरीज है वहां पे हम इस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। वेल फ्यूलिंग व्हीकल्स में यूज हो सकता है, हीटिंग में यूज हो सकता है, पावर बैटरीज में हो सकता है, तो वहां पे इसमें इसको यूज कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि 2070 तक हम उसको करना है, उस चीज को हम पार भी कर सकते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर है Anurabha Ghosh, CEO, said that COP26 India announced bold near the term and the long term climate change को जो है उन्होंने भारत को बताया है, उसी को उसको डिटेल किया गया है, राइट। इसमें और ज्यादा डिटेल नहीं है। अभी देखिए थर्ड चीज ये इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट हमने क्या किया, कोल के लिए ले लिया हमने, सेकंड हमने क्या लिया, आपका ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये देखिए ये आपके लॉन्ग का भी आंसर बनता जा रहा है कि अगर मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आता है कि भारत जो है आपके कार्बन इमिशन के लिए नेट जीरो के लिए कौन से साल तक तैयार है, तो 2070 तक जो है भारत इसके लिए अपने आप को खड़ा रख रहा है और उसके लिए भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये पूरा मेंस का आंसर आपका बन चुका है, राइट। और लेकिन देखिए कहां से न्यूज हमने कहां कनेक्ट की है, हमने फरवरी की भी न्यूज कनेक्ट की है, हम इसके नवंबर वाली न्यूज भी ला रहे हैं, प्लस अक्टूबर की न्यूज भी, जब ये आपकी प्लानिंग हो रही थी, ग्लासगो समिट होने वाली थी, उससे पहले भी जो है भारत अपने आप को तैयार कर रहा था। तो जब तक करंट अफेयर अपडेट नहीं होंगे आप इस पूरे मेंस के आंसर को आप नहीं लिख सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर एक और चीज क्या होगी आपकी, नेक्स्ट जो चीज होगी आपकी सोलर पावर की, हमें इस चीज को भी हमें कंप्लीट करना है। लास्ट मंथ इवन सी आपकी अक्टूबर की न्यूज है आपकी, that the achieving net zero by the 2070 means 2070 India got total installed solar power capacity would be need to increase to 5630 gigawatt by the 2070। अब यहाँ पे भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये स्टैटिक बेस पे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2070 तक जब भारत अपने आप को खड़ा रख रहा है तो वो क्या क्या कदम उठा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सोलर पावर के भी पैनल्स उठा रहा है, मीन्स सोलर पावर को आगे कर रहा है, तो कितने गीगावाट करेगा, तो ये आपका स्टैटिक बेस क्वेश्चन आगे आएगा, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपका स्टैटिक पे कि कितना गीगावाट का भारत का प्लान है, तो 5630 गीगावाट तक जो है वो भारत में सोलर एनर्जी को इंक्रीज करेगा, राइट। दिस यूसेज ऑफ कोल स्पेशली फॉर द पावर जनरेशन, इससे क्या होगा, जहां जहां पे भी हमारा पावर जनरेशन के अंदर हम कोल को यूज करते थे वो उससे इनडायरेक्टली जो है आपका मिनिमाइज हो जाएगा, एंड 2040 तक जो है ड्रॉप बाय द 99% बिटवीन 2040 एंड 60 मीन्स 40 से लेकर इतना हम सोलर पावर को हम लेकर आ जाएंगे, मीन्स हमारा जो टारगेट है कि 5630 गीगावाट तक हम इसको हम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम 99% तक, क्योंकि हम टारगेट क्या ले रहे हैं 2070, तो 99% जो है हम उसको 2060 तक हम अपने उसको रिड्यूस कर लेंगे। अभी 10% बाकी है, उस 10% की हमारी और थ्योरी है। फॉर द क्रूड ऑयल, अब नेक्स्ट आ रहा है आपका क्रूड ऑयल का, राइट। ये हो गया थर्ड, हाइड्रोजन के बाद में फोर्थ, और ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। फर्स्ट कौन सा था, कोल, सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन, थर्ड हो गया आपका सोलर पावर, और फोर्थ हो गया आपका क्रूड ऑयल। हम स्टेप्स में करेंगे कैसे भारत जो है अपने आप को 2070 के लिए खड़ा रख रहा है। Agro sector would need to peak by the 2050 and fall sustained by the 90%। अब यहाँ पे है कि हम क्रूड ऑयल का जो हम यूज करेंगे वो 90% कब तक कम हो जाएगा, 2050 और 2070 के बीच में। और ग्रीन हाइड्रोजन को जो हम यूज कर रहे हैं कुड कंट्रीब्यूट 19%। अब यहाँ पे उस चीज कर सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होगा वो 19% जो है टोटल इमिशन के अंदर होगा कि वो अपना कर रहा है, एंड टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो ये था कि करंट अफेयर्स के बारे में जो बहुत सारे आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे कि मैम कोई भी न्यूज़पेपर हमें एनालिसिस करना सिखा दीजिए, और फिर न्यूज़पेपर से हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, ये हो गया उसका आंसर।
राइट। तो आई होप आज का आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इसीलिए हमने कुछ कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। ये देखिए, इस कोर्स को जस्ट वेट, यस। तो अब ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर, जो आपके डाउट से कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे कनेक्ट करना है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मेंस में आंसर कैसे लिखने हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर जो है फीस को एक कोर्स डिजाइन किया है जो आप लोग के लिए तैयार हो गया है। ये क्लासेस जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं मिस, नेक्स्ट मंडे से ये क्लास स्टार्ट हो रही हैं और देखिए बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में है 500 रुपीज। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैडम ये मंथली होगी, ये कोर्स हो गई, तो भाई सीधी सी बात है, करंट अफेयर मैंने कहा ना, कहा मैंने अभी की न्यूज को आपसे कहां से कलेक्ट करके बताया है, अक्टूबर की न्यूज से और नवंबर की न्यूज से। तो करंट अफेयर को कभी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसके लिए एक कमिटमेंट नहीं बना सकते हैं कि 1 महीने का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आता है या 2 महीने का आता है या 1 साल का आता है या 1.5 साल का आता है। बस ये ध्यान में रखिए कि जब तक आप यूपीएससी दे रहे हैं, जब तक आप करंट अफेयर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो करंट अफेयर को आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स को टच करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स का पार्ट है या हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है। आज एक और न्यूज में बताऊंगी जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, राइट। तो जल्दी से अपने आप को इसके अंदर एनरोल करिए, बिना सोचे समझे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको सीखने के मिलेंगे, राइट। तो ये मंडे से अपना स्टार्ट हो रहा है और अब इनिशियली इसकी फीस 500 है, लेकिन हाँ सैटरडे के बाद अगर कोई एडमिशन इसके अंदर लेता है तो उसकी फीस जो है वो आपकी 1000 रुपीज होगी। नोट्स आपको क्लास में ही बनाने सिखाए जाएंगे और उसके साथ में ये बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके मेंस के अंदर आ सकते हैं। मींस आपके फैक्चुअल से लेकर आपके एनालिटिक तक सारी चीजों को इसके अंदर कवर किया जाएगा, राइट। मींस आपके फैक्ट्स प्लस आपके एनालिटिक सारी चीजों को इसके अंदर आपका किया जाएगा। दूसरी चीज है आपकी जो बैच हम कह सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला बैच है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट बैच आपको एक बेस तैयार कर रहा है, एक नींव तैयार कर रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट इनका 12th के एग्जाम्स आपके चल रहे हैं, तो 12th का भी मैंने आपको बताया था, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो हमारा स्कूलमेट प्रोजेक्ट भी अपना स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर से आप अपने वीडियोज देख सकते हैं, कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। और जिनका है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद हमको एग्जाम देना है, तो वो इस बैच को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 85,000 आपको लग रहा होगा, लेकिन ये 2 साल की फीस है, आपके इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है और यकीन मानिए ये आपकी फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि फिर आपको लगेगा कि बस कब 2 साल निकले, कब हम एग्जाम जब निकल जाए। क्योंकि इस बैच से आपके अभी भी 2021 के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। मिस सर की जो क्लास होती है उजान सर की, इसमें स्टूडेंट्स को जो उजान के हमको अच्छे से पता है कि सर की एक एक बात मीन्स की क्लास कॉन्वर्जेशन के अंदर से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेस को तैयार करने के लिए। उसके साथ में आपको पता है कि अभी सर की जो है आपकी योजना और कुरुक्षेत्र की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, ये वाली। तो ये वाली प्लस हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली की जो करंट अफेयर की क्लास जो है, ये एक बहुत ही बड़ा एक कॉम्बो है आपके लिए। ये दोनों आपको बेस तैयार करते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र आपके GS 1, 2, 3, 4 चारों के अंदर आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जब आप योजना कुरुक्षेत्र को समझ जाएंगे तो आप करंट अफेयर्स को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो फिर किसी भी एग्जाम के अंदर जब हम एक एलिमिनेशन पार्ट होता है कि MCQs को हम कैसे सॉल्व करें, तो वो बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो चलिए, ये थे कुछ अनाउंसमेंट्स आपके कोर्सेज के लिए। और जो आपके डाउट्स है कि कैसे मैम न्यूज़पेपर को हम एनालिसिस करना है, उससे हमें नोट्स बनानी है, आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें मैम जो है नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक पे चाहिए, तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका उसी में हो जाएगा। कल मिलते हैं किसी और नई न्यूज के साथ में। लेट्स सी आज के पेपर में ऐसी लेटेस्ट न्यूज, हॉट न्यूज क्या आती है जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं सेम डे सेम टाइम। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।